बच्चों देखो, हमने इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर हमने कुछ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की तुम्हें डेफिनेशन बताई थी पहले शायद। हाँ, एक बार हल्का बता देता हूं। देखिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करोगे तो सिंपल सा तुम्हें कुछ नहीं करना, उस सीक्वेंस का एसएन निकालना है या एन जो भी है एन टर्म, और उसकी ठाकर लिमिट ले देनी है। अगर लिमिट फाइनाइट यूनिक आ जाती है तो कन्वर्जेंट, और प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है तो डाइवर्जेंट। इनमें से कोई सी बात नहीं आती तो ऑक्सिलेटरी। ये तो पता था तुम्हें। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हर सीक्वेंस का जो एन टर्म होता है उसकी लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं होता। जब तक एसन सही रूप में आ जाता है तो लिमिट निकल जाती है, लेकिन कभी कभी सीक्वेंस का एनवर्ट टर्म जो होता है खुद भी एक सीरीज में होता है, तो उस टाइम पर लिमिट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर ये डेफिनेशन काम नहीं करती हैं। तो फिर और चीजें बताई गई हैं तुम्हें थ्योरम सेंस के अंदर, तो वो थ्योरम के केवल में ना स्टेटमेंट डाले हैं। अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे तो समझ जाना करो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। क्या कहा मैंने, यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो 100% वो बाउंडेड होगी, लेकिन उल्टा सही नहीं होगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो मैं पहले वाले के सपोर्ट में एग्जाम्पल से बता रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं। मैं पहले मैं ले रहा हूं कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट और दिखाऊंगा कि वो बाउंडेड है। सही है, तो देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वन सीक्वेंस एस एन इक्वल टू वन अपॉन एन, बताइए कन्वर्जेंट है या नहीं है। लिमिट निकाल देख लो कितनी आएगी, जीरो। जीरो फाइनाइट यूनिक है तो ये कन्वर्जेंट है जीरो पर। इज कन्वर्जेंट लिख दो, ये कन्वर्जेंट है एट जीरो, बट क्या ये बाउंडेड है, चेक करो। हाँ, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म वन है, फिर वन बाय टू है, फिर वन बाय थ्री है, फिर ऐसे चलते जाएंगे। ये सीक्वेंस बाउंडेड है एंड बाउंडेड, कन्वर्जेंट है एट जीरो पर एंड बाउंडेड भी है। बाउंडेड, बताना इस सीक्वेंस के सारे पद वन और जीरो के बीच में ही आएंगे। सही है, तो बाउंडेड है। अब दूसरी एग्जांपल दीजिए, ऐसी एग्जांपल दूंगा इसे कन्वर्स के लिए। कोई सीक्वेंस ऐसी लेनी है जो बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ये रही, एस एन इक्वल टू डाल दीजिए माइनस वन की पावर एन। ये रहा, इस सीक्वेंस का पहला पद माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, ऐसा आएगा। ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसकी दो वैल्यू बैठेंगी, एक माइनस वन और एक प्लस वन। समझ रहे हो तुम, इज बाउंडेड। ये मैंने एग्जांपल दी है बाउंडेड की, बट नॉट कन्वर्जेंट। ये तो ऑक्सीलेटर है बट नॉट कन्वर्जेंट। सही है, बस जी दो एग्जांपल हो गई। अब मैं दो से वाले की बात करता हूं। दो से मैं देखो क्या लिखा, नंबर टू में मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक का मतलब चाहे वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, चाहे वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, दोनों की बात कर रहे हैं हम। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हो और साथ में वो कन्वर्जेंट भी हो तो 100% बाउंडेड आएगी। भाई वो बढ़ भी रही है, मान लो इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है लेकिन बाउंडेड है, तो बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, नहीं सॉरी कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, किसी निश्चित नंबर की ओर जा रही होगी तो निश्चित रूप से बाउंड हो जाएगी वो। किसी निश्चित नंबर की जहां पांच की ओर जा रही है तो इसका मतलब सारे टर्म पांच की ओर भाग रहे हैं, तो छह जो होगा उस सीक्वेंस का अपर बाउंड होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो समझ में नहीं आया तुम्हें। देखिए ये सीक्वेंस, इधर को मैं एन रखूंगा और इधर को मैं एस एन दिखाऊंगा, ऊपर की ओर एस एन। वन पर मान लीजिए एक मिनट के लिए, वन पर है ये, एक मिनट के लिए मान लीजिए टू है, फिर टू पर, वन पर, टू पर ये कम होता जा रहा, फिर थ्री पर और कम हो गया, फोर पर और कम हो गया, ऐसा कम होता जा रहा। मान लीजिए डिक्रीजिंग दी मैंने, ये घटती जा रही घटती जा रही ऐसे, और किस तक जा रही, मान लीजिए जीरो की ओर जा रही, घटते 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 जीरो की तरफ टेंस कर रही। सही है, तो बताइए जब ये सारे टर्म जीरो की तरफ भाग रहे हैं तो जीरो क्या हुआ इसके लिए, अपर बाउंड या लोअर बाउंड, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। हाँ, पहला पद हमने ले लिया दो है, फिर उसके बाद में और कम ले लिया, वन बाय टू, वन बाय थ्री, ऐसा कम कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, और जीरो की तरफ डिक्रीज हो रही है, तो जीरो क्या है, लोअर बाउंड है। जीरो से सारे क्या होंगे, बड़े होंगे, और जो फर्स्ट टर्म होगा इसका वो इसका अपर बाउंड होगा। सही है, तो इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मैं तो वैसे समझा रहा हूं केवल। तो इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है, अकन्वर्जेंट हो, तो 100% वो बाउंडेड जाएगी। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड कह रहा हूं मैं। ये एग्जाम्पल हम ऊपर वाली दे सकते हैं, ऊपर वाली, या मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, वन अपॉन एन प्लस वन कर लिया मैंने वैसे जानबूझ के, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक करो इसे, पहला टर्म क्या आएगा, वन बाय टू, फिर वन बाय थ्री, फिर वन बाय फोर, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, इस साफ दिखा जाए डिक्रीजिंग है। इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और कन्वर्जेंट भी है, एंड कन्वर्जेंट। बताओ किस नंबर पर कन्वर्जेंट है, बहुत बढ़िया, कन्वर्जेंट है एट जीरो पर, तो वो कह रहा 100% ये बाउंडेड आ गई, सो इट इज बाउंडेड।
ये थ्योरम के अनुसार बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो बताइए इस सीक्वेंस के पद किस किस के बीच में जाएंगे? 0 और 1/2 के बीच में जाएंगे। समझेंगे भाई, घट रही है तो सबसे बड़ा यही होगा। समझ में आए? आगे ठीक है जी, बस जल्दी से नोट कर लो ये एग्जांपल, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा इन्हें भावनात्मक समझना तो तुम ऑब्जेक्टिव जल्दी कर जाओगे। अगर तुम रटोगे तो समझने में दिक्कत करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। भाई ये वो कह रहा है वो घट भी रही है, घट भी रही है, तो साफ जाइए जब वो घट रही है तो पहला टर्म उसका क्या है? सबसे बड़ा है। और जिस नंबर की ओर जा रही है वो क्या कन्वर्ज भी हो रही है, तो आगे को बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, तो किसी नंबर की ओर जा रही होगी। इनफिनिटी की ओर नहीं जा रही होगी घटते घटते, या माइनस इनफिनिटी की ओर नहीं जा रही होगी, वो किसी नंबर की ओर जा रही होगी। जब वो कन्वर्ज बोल दिया तो वही नंबर उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। अगर वो इंक्रीज करेगी तो बढ़ती बढ़ती किसी नंबर की ओर गई होगी, तो वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो यदि भावना से समझोगे, सही से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगी वो। से पहले जो मैंने ये ऊपर लिखे हैं, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं वैसे। ऊपर को मैं एस एन दिखाऊंगा, इधर को मैं एन दिखाऊंगा, इधर को मैं एस एन दिखाऊंगा। ये जो ये ऊंचाई है वो 3 मीटर है, 3 इंच है, वो मान लीजिए जो भी है। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, एन की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इधर को देखिए, डायग्राम तो गलत है वैसे, सीक्वेंस का डायग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि S1 का मतलब एक पद केवल, ऊंचाई केवल, F2 पर दूसरा पद। और जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में बन सकते हैं फिर तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल 1 मिनट के लिए मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया इस टाइप का, और ये लाइन इसका एसिम्पटोट है, इसका मतलब इसे अनंत पर जाकर टच करेगी। बताइए इस सीक्वेंस को देख के बताइए कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? बहुत बढ़िया, डिक्रीज हो रही है। कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? हम यही तो देखते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊंचाई किसी निश्चित नंबर की ओर जा रही है या अनंत की ओर जा रही है, यही तो देखते हैं। तो किस नंबर की ओर जा रही है जब कन्वर्जेंट है? तो किस नंबर की ओर जा रही है? ये गलत बात। ये सारी लंबाई ऊंचाई जो है केवल 3 की ओर जा रही है। ये ऊंचाई कितनी है? 3 है। चाहे तुम कितना भी आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये एसिम्पटोट है, तो ये इसे अनंत पर जाकर मिलेगी। आगे चाहे 50 रख दो, 100 रख दो, करोड़ रख दो, एन की वैल्यू, इसकी ऊंचाई 3 से कम नहीं जाएगी, 3 से ऊपर ऊपर जाएगी। तो ये सारी जितनी ऊंचाई है किधर को भाग रही है? 3 की ओर। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है 3 पर, 0 पर नहीं। 0 पर होने चाहिए तो ऐसा होनी चाहिए, दिक्कत ये एसिम्पटोट बनना चाहिए था, ये लाइन यहां जाकर y इक्वल टू 0 होता है या एस एन इक्वल टू 0 होता। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक। तो हम यहाँ पे एक बात बोल रहे थे कि अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है जो हमने चित्र बनाया था ये, ठीक है। कन्वर्जेंट देखना है तो ये देखिए कि वो किस पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो रही है, मतलब उसमें जो एस एन की वैल्यू है वो किस नंबर की ओर ट्रेंड्स कर रही है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे 3 है ऊंचाई, तो 3 की ओर कन्वर्ज कर रही है, ये तो है। तो बता सकते हो इसका लोअर बाउंड कौन हुआ? 3 हुआ। अपर बाउंड कौन हुआ? जो फर्स्ट टर्म होगी। फर्स्ट टर्म में यहां से यहां तक कि 5 मीटर है, तो 5 मीटर ये, और ऐसे ये वाली 3, तो इनके बीच में तो आएंगे सारे पद। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? लोअर बाउंड। और ये वाला क्या हो गया? अपर बाउंड, क्योंकि सीक्वेंस इन दोनों के बीच में रहनी, 3 और 5 के बीच में। कहने का मतलब अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है तो ये देखिए वो किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, वो उसका लोअर बाउंड है या वो उसका इनफीमम है, और जो फर्स्ट टर्म है उसका, वो उसका सुप्रीमम है। इन अब भी समझ में नहीं आई? और सुनो ध्यान से, मैं चित्र बनाता हूं 1 मिनट के लिए, ये हटा दिया मैंने एक दूसरा बनाया। इधर हम एन दिखाएंगे, इधर हम एस एन दिखाएंगे। ये हमने डिस्टेंस ली है यहां से यहां तक कि 2 मीटर। कोई सीक्वेंस ऐसी है, इस टाइप की है, इधर को भाग रही है, इधर को, ये एसिम्पटोट है। n इक्वल टू 1 पर, n इक्वल टू पर ये डिस्टेंस, 2 पर ये डिस्टेंस, 3 पर ये वाली डिस्टेंस 0 हो गई। फिर ये, फिर ये फिर ये, फिर ये क्या क्या हो गया? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? बोलो। यहां पर ये माइनस में आएगी, फिर ये माइनस में आएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर ये इंक्रीजिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। किस नंबर की तरफ को कन्वर्ज कर रही है ये? जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू ऊंचाई बस 200 ऊपर नहीं जाने की, तो 2 पर कन्वर्ज कर रही है ये। समझ रहे हो तुम? बताइए इसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है?
अपर बाउंड ये तुमने कहा इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो जिस पॉइंट की ओर इंक्रीज कर रही होगी है वही इसका अपर बाउंड जाएगा, सबसे बड़ा वही जाएगा। और लोअर बाउंड देखना तो फर्स्ट टर्म चेक कर लो, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ये माइनस के 5 है, तो -5 और +2 के बीच में है सारे टर्म्स। सही है, यही बात मैंने ऊपर शब्दों में लिखी है और कुछ नहीं लिखा मैंने, ये बात यहाँ लिखी है। अगर कोई सीरीज घट रही है तो ये देखो किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है वो, तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही होगी वही पॉइंट उसका इन्फीमम होगा और फर्स्ट टर्म उसका सुप्रीमम होगा। ये लिखिए इंक्रीजिंग के बारे में, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, यदि कन्वर्ज है तो भाई इंक्रीज होने का मतलब ये थोड़ी होगा कि वो हमेशा ही कन्वर्जेंट आएगी। लो मैं एक चित्र बना देता हूं दोस्तों, देखिए मैंने ये चित्र बनाया, ये ना, ये चित्र बना दिया। अब देखो ये बढ़ती बढ़ती जा रही है, बढ़ती बढ़ती जा रही है, भाग रहा है, तो इंक्रीज है लेकिन डाइवर्ज हो रही है। तो हम यहां बात कर रहे हैं इंक्रीज भी हो लेकिन कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए। तो जिस नंबर पे कन्वर्जेंट होगी, इंक्रीज है, बढ़ रहे हैं, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी बस उस पर नहीं जाने, तो वही पॉइंट उसका क्या होगा, जो कन्वर्ज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी वही उसका सुप्रीमम होगा, और जो फर्स्ट टर्म होगा उसका वो इन्फीमम होगा। याद करो तो मैं ऐसे बताया था मैंने पहले भी, सुप्रीम इन्फीमम जब कोई बढ़ती है तो पहला टर्म उसका इन्फीमम जाएगा, और लिमिट निकाल के देख लो तो वो उसका सुप्रीमम जाएगा, क्योंकि लिमिट निकाल के वो आएगा क्या, वो पॉइंट आएगा जिस पर वो कन्वर्ज हो रही है। समझ में आगे बात तुम्हें, तो इनको इस तरह से याद ध्यान रखना है। हाँ वैसे तुम एग्जांपल के तौर पे लेते हो तो मैं वैसे भी एग्जांपल समझा देता हूँ, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया 2 मिनट के लिए, और मैं तुम्हें वैसा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एक मैंने सीक्वेंस ली, अभी ली थी बहुत आसान सी सीक्वेंस, और मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे तुम्हें लगे कि हाँ भाई हमने बदल दिया क्वेश्चन। ये सीक्वेंस बताइए इंक्रीजिंग ली या डिक्रीजिंग ली, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ली, बहुत बढ़िया। डिक्रीजिंग में तो स्पेलिंग भूल जाऊं, माइक खुला हुआ, डिक्रीजिंग है, सही है। एंड बताओ कन्वर्जेंट है नहीं है, लिमिट निकाल के देख लो। हाँ 1/n+2 की क्या आ जाएगी, 0, तो 0 पर ये कन्वर्जेंट है। तो 0 इसका क्या हुआ, जब डिक्रीज हो रही है, घटती जा रही है घटती जा रही है, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएंगे, तो 0 इसका लोअर बाउंड है या इन्फीमम है। अपर बाउंड कौन है, डिक्रीज हो रही है तो फर्स्ट टर्म होगा। समझ में आगे बात तुम्हें, ये इसका मतलब है इस सीक्वेंस के सारे पद 0 0 से बढ़े जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगी S1 कितना आएगा 1/3, ये इससे कम रहेंगे, यही कह रहा है वो। आगे बात समझ में, तो ये जो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही है वो किस पॉइंट पर हो रही है, 0, डिक्रीजिंग तो है ही, कन्वर्जेंट जो हो रही है वो 0 पर हो रही है, अरे घट रही है, सही मन के आ गए, तो 0 से नीचे नहीं जाने के, 0 से बड़े रहेंगे। ये एग्जांपल दोगे पहले वाले के सपोर्ट, दूसरे वाले के सपोर्ट में, दो इस वाले के फोर्थ वाले की। अब बात करते हैं, नहीं डिक्रीजिंग की बात की ना, हाँ तो पहले वाला जो थर्ड की, एक एग्जांपल लेते हैं इंक्रीजिंग वाली। सीक्वेंस ले ली हमने, मान लीजिए n+2/n+1, बताइए मैंने इंक्रीजिंग ली या डिक्रीजिंग ली, देखो ऊपर ज्यादा लिया मैंने, तो इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट है या नहीं है, हाँ कन्वर्जेंट है, किस पर है, 1 पर है, तुम लिमिट निकाल के देख लो, n+1 बनाएगी। जब ये बढ़ भी रही है, बस बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही है, बस 1 ऊंचाई तक, इससे ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब 1 जो है इसका 100% हाँ अपर बाउंड जाएगा, सुप्रीम जाएगा। और लोअर बाउंड कौन होगा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन बैठेगा, 3/2, गलत हो गया तो, ये तो गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, यहाँ पे आ गया 3/2, तो 3/2 से बढ़ाइए तो 1.5 आ गया, और जबकि यहाँ पे कितना है 1 ही है, ऐसे कैसे हो गया। चलो चेक करके दिखाओ क्यों गलती हुई है ऐसी। ले ये क्या हुआ, तो ये एग्जांपल थोड़ी गलत ले ली हमने, ये डिक्रीजिंग थी, ये तो पहले वाली एग्जांपल हो गई। हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए हम इसमें ही माइनस लगा देते हैं। अरे माइनस लगा दिया, अब बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या बना, -3/2, अगला टर्म क्या बनेगा, -4/3 बनेगा, उससे अगला टर्म बनेगा -5/4। अब चेक करियो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अब ये इंक्रीजिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब ये बताओ तो कन्वर्जेंट है तो किस पर है, और लिमिट भी निकाल के देख लो, जब लिमिट निकालोगे तुम Sn की, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस के n+2 अपॉन कितना आ जाएगा n+1, तो ये आ जाएगा -1।
तो ये सीक्वेंस हमने इंक्रीजिंग लिया है और कन्वर्ज भी हो रही है ये -1 पे, ठीक है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहे हैं टर्म, ठीक है, और -1 से ऊपर नहीं जा रहे, तो -1 इसके लिए क्या है, अपर बाउंड है, तो इस सीक्वेंस के सारे टर्म -1 से नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाने के, लेकिन -3/2 से ऊपर रहेंगे क्योंकि इसका लोअर बाउंड जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म है इसका। बस जी, ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गई, यही बताना था। जल्दी से नोट कर लो एग्जांपल। देखो जो दो थ्योरम ये हैं, पहले थ्योरम देखिए क्या कहती है ये, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जितनी भी तुम सब सीक्वेंस बनाओगे तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होंगी और एक ही लिमिट पर कन्वर्जेंट होंगी, सेम लिमिट पर। ध्यान दो, हमने एक वही एग्जांपल लेता हूं किसी पीटी अपनी, SN = 1/n। हम जानते हैं ये सीक्वेंस जो होती है कन्वर्जेंट होती है किस पर, बताओ, 0 पर, कन्वर्जेंट टू 0। अब तुम इसकी सबसीक्वेंस बनाना शुरू करो, बताओ क्या बताया था मैंने, इसी सीक्वेंस के कुछ टर्म लेने हैं, ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल दी। हाँ चलो, सबसे पहले ये वाले ले लो, S2n वाली, तो S2n क्या बनेगा, 1/2n। कौन कौन से आएंगे वैसे इसमें, 1/2, 1/4, 1/6, n की जगह 1 2 रखो ना, ये बन गई। तो ये ऊपर वाली सीक्वेंस के ही तो टर्म्स हैं, तो ये सब सीक्वेंस है। अब बताइए किस पे कन्वर्ज जाए हो, अगर इसकी लिमिट लें तो भी 0 आएगी, तो ये भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है 0 पर, कन्वर्जेंट टू 0। देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो बस मेरी ऐसी है, और बनाइयो S2n-1 बनाइयो, तो क्या बनेगी, 1/2n-1। कैसी बनेगी जरा बताना, 1/1, 1/3, 1/5, ये बने, लिमिट लेके देखो 0 ही आएगी, तो ये भी कन्वर्ज है किस पर, 0 पर, कन्वर्जेंट टू 0। और देखियो अगर मैं SN+1 बनाऊं इसी से ही, तो क्या बन जाएगी, 1/n+1। कौन कौन से टर्म आएंगे चेक करना, 1/2, 1/3, 1/4, कौन सा छोड़ दिया मैंने, केवल पहला टर्म छोड़ दिया, बाकी सारे ले लिए, तो ये भी सब सीक्वेंस है और ये भी कन्वर्ज किस पर होगी, ये भी 0 पे होगी। तो कितने भी इससे सब सीक्वेंस बना लीजिए तो वे 100% एक ही, हाँ, नंबर 0 पे कन्वर्ज होंगे, जिस पे ये खुद थी उसी पे सारी होंगी, सही है। अब दूसरी क्या कहा, दूसरी थ्योरम पढ़िए, दूसरी थ्योरम कहा, इफ द कंप्लीमेंट्री पेयर सीक्वेंस, मैंने कहा था ऐसी सीक्वेंस जिनमें कोई कॉमन ना हो, देखो ये रही S2n इवन वाली और ये ओड वाली, ये दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, CPS है, ठीक है, जबकि पहली और लास्ट लेने इन्हें नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 1/2 कॉमन आ गया, तो पहली और दूसरी उनकी बात कर रहा है वो, कि अगर तुम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीक्वेंस लेते हो किसी भी सीक्वेंस की और वे एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं तो समझ जाओ वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसी नंबर पर। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो ऊपर वाली, तो जो ऊपर वाली थ्योरम है, ऊपर थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस जितनी भी बनाओगे वो भी कन्वर्जेंट आएगी। लेकिन इससे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, नीचे वाली तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस हमें कन्वर्जेंट चेक नहीं हो पा रही तो उसकी दो सब सीक्वेंस पकड़ो और तुम्हें दिखाई दी जाए कि वे सब सीक्वेंस तुम कन्वर्जेंट चेक कर देते हो और दोनों सब सीक्वेंस एक ही नंबर पर कन्वर्जेंट हो रही हैं, तो समझ जाओ वो सीक्वेंस खुद उसी नंबर पर कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसके हम सब सीक्वेंस बनाते हैं तो वो सब सीक्वेंस अलग अलग नंबरों पर कन्वर्जेंट होती हैं, जबकि वो सीक्वेंस खुद किसी पॉइंट पर कन्वर्जेंट नहीं है। देखिए ऊपर वाले थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, अगर कन्वर्जेंट है तो सभी सीक्वेंस सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, लेकिन यदि किसी सीक्वेंस के सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि वो खुद कन्वर्जेंट हो। वो 6 नंबर पे यही कह रहा है वो, ठीक है। तो यदि मान लीजिए तुमने कभी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पकड़ लो किसी के भी और वे यदि एक ही नंबर पर कन्वर्जेंट हैं, एक ही नंबर पर कन्वर्जेंट है, तो समझ जाओ वो सीक्वेंस खुद भी उसी नंबर पर कन्वर्जेंट है। तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, जो है अभी फिलहाल इसे नोट कर लीजिए एग्जांपल को। तो तुम्हें इस तरह से याद रखनी है, लेकिन कोई ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया ये और मैंने ये सीक्वेंस ए इधर को 0 पे कन्वर्ट करा दी, वही आगे बढ़ती गई 1 2 रखते गए तो इधर को भाग रही है, 0 तरफ को भाग रही है। अब तो मैं मान लो 1 ये है, 1 पे ये ऊंचाई है मान लो 5 मीटर, तो 2 पे ऊंचाई कम हो गई, 4 मीटर रह गई, मान लीजिए 3 मीटर रह गया, 2 मीटर रह गई। ये 1 है ये 2 है, तो ये ओड है ये इवन है, ये हमारा फिर क्या आ गया, ओड आ गया, तो इस पर ये ऊंचाई आ गई, फिर इसके बाद में 4 पर ये ऊंचाई आ गई, फिर इस पर 5 पे ये ऊंचाई आ गई।
अगर ये सारी सीक्वेंस हमें दिखाई दे पूरी सीक्वेंस के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जीरो को टेंस करते जाएंगे, तो क्या ओड वाले ले रहे हैं या इवन वाले पकड़ रहे हैं, ये वाले क्या ये अलग भाग जाएंगे? ये भी तो दूर जा रहे होंगे। तो यदि कोई सीक्वेंस किसी नंबर की कन्वर्ज हो रही है, जीरो की कन्वर्ज हो रही है, तो चाहे तो उसके कोई से ले लो। मान लो एक किसी ने ये ले लिया, ये वाला, एक मिनट को मैं कलर डालता हूं, एक तो ये ले लिया, एक मान लीजिए ये टर्म ले लिया, एक ले लिया उसने ये वाला टर्म, एक ये कहीं दूसरा टर्म ले लिया, अलग टर्म ले लिए, तो उनसे एक सीक्वेंस बना ली, तो क्या कहलाएगी पूरी की सब सीक्वेंस। अरे एक तो 1 पे ले ली, एक 4 पे ले ली, एक मान लीजिए 50 पे ले ली, एक उन्हें 100 पे ले लिए, तो ये सब सीक्वेंस तो कहलाएगी उसके ऊपर वाले की। तो क्या ये जीरो को नहीं भागेंगे? मेरी बात समझ गए तुम? चाहे इवन वाले ले लो या और ले लो, वे भी जीरो की तरफ भागेंगे अगर कन्वर्जेंट है तो यार। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सीक्वेंस यदि कन्वर्ज हो रही है किसी नंबर की ओर को, तो उसमें से तुम नई नई सब सीक्वेंस बनाइए, वे भी तो सब उधर को भागेंगे एक तरफ। कोई ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि इवन वाला ऊपर पहुंच गया फिर 4 वाला कहीं ऊपर पहुंच जाएगा, फिर तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो ही नहीं सकती। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। और सुनिए, ये है एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को तुम्हें बताना है। मैं सीक्वेंस दिया है एन बराबर इतना दिया, पहले तो तुम ये बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो तुम क्या करके देखोगे? एक तो एन की जगह 1 करके देख लियो, तुम्हें ऑब्जेक्टिव करने, एन की जगह 1 करके देख लियो, एक बार 2 करके देख लियो, बस दोनों को चेक कर लियो, वहीं वहीं चल जाएगा पता कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जल्दी करके दिखाओ। देखो बच्चों, इन्होंने बताया इंक्रीजिंग है, वैसे तो मैंने लिख रखा है प्रूव दैट हाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी सुन लो। A1 निकाल के देखा इन्होंने, कितना आया था? -1। और A2 कितना आया? -3/5। तो इधर मल्टीप्लाई करें तो -5 बैठा, और इधर बैठेगा -3। तो सबको तो बड़ा -3 बड़ा होता है -5 से। चलो जी आ गया, छोड़ो। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, इधर बैठेगा -8, इधर बैठेगा -3, तो यही बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगी। सही बात है। इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये ऊपर को उठती जाएगी। तो अब हमें देखना अनंत की ओर जाएगी या किसी निश्चित नंबर की ओर जाएगी, ये देखना। तो इसकी लिमिट निकाले देख लो, तो उसका कन्वर्जेंट चल जाएगा, पता कन्वर्जेंट है या नहीं है। जल्दी लिमिट निकालिए जल्दी से। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर हमने an की लिमिट निकाली, कॉमन ले लो 2/3। तो इसका मतलब जो यहां से यहां तक मान लो ये ऊंचाई 2/3 है, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये इंक्रीज तो होगी, बढ़ेगी तो, लेकिन बस ऐसे ऐसे भागेगी। तो समझ जाओ कि इसकी ऊंचाई 2/3 से ऊपर नहीं जाने वाली। तो 2/3 इसका क्या है? अपर बाउंड है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। और जो फर्स्ट टर्म होगी इसके, वो इसका लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस 100% ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अपर बाउंड जाएगा 2/3 और लोअर बाउंड जाएगा इसका फर्स्ट टर्म कितना आया था? -1। तो ये आगे बाउंडेड, तो हमने बाउंडेड भी चेक कर दी, लिमिट भी निकाल दी और ये भी कर दिया। समझ में नहीं आई बात? तो मैं तो कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना हो, बस A1 A2 रख के n की जगह 1 2 रख के देख लो, बस दो पद पहले से ही उनसे चल जाए पता। सही है, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव करोगे, पूरे बड़े क्वेश्चन नहीं करने तुम्हें। तो देखो बच्चों, हमने ये जो क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन के अंदर अब वास्तव में तुमने ऊपर वैसे ही बना दिया था, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसमें S1 की वैल्यू -1 गई थी, तो नीचे से सीधे स्टार्ट होगा ये, और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ऊंचाई 2/3 है तो उधर को भागता रहेगा। तो n की वैल्यू चाहे तुम कितनी भी ले जाना अनंत तक, तो 2/3 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब पूरी जो सीक्वेंस है ये -1 यहाँ -1 और 2/3 के बीच ही रहेगी, कोई से पद निकाल लो। तो इसका मतलब बाउंडेड हो गई सीधी सी। ऐसे ही हम और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं कोची सीक्वेंस या एक प्रॉब्लम रखी मैंने, इसे देखिए। तुम लगाओ तुक्के के हिसाब से, चलो चेक करो क्या पूछा। वैसे तुमने कहा है कन्वर्जेंट है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच आएगी, तो तुम बताओ अंदाज लगा के 2 और 3 के बीच में कैसा है। देखिए बच्चों, इन्होंने बताया e की पावर एक्स सीरीज ये होती है, अगर एक्स की जगह बंद कर दें तो ये e की पावर सीरीज की तरह बन रहा है, लेकिन e की पावर सीरीज तो अंत तक जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें कहीं पर ऐसा करते जाएंगे तो 1/n भी आएगा, नहीं आएगा? x की पावर n ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 100% e से तो कम ही रहनी। ये तो बात कंफर्म हो गई, क्योंकि उसमें तो अनंत तक जाएंगे ना। तो ई से कम हो गया, और सभी जानते हैं ई का मान तो 3 से कम होता है, 2 से बड़ा होता है। तो ये भी कंफर्म हो गया 3 से कम है। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ए एन की वैल्यू 3 से ऊपर नहीं जाने की। इन्हें समझ में आई बात?
अब 3 तो ला दिया हमने, 2 कैसे लाम है, n की वैल्यू 1 रख के दिखाइए इसमें जरा, a1 कैसे निकलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 1 अपॉन फैक्टोरियल n। बताओ डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, इस चीज को तब तक लिखना है जब तक कि लास्ट में सॉरी 1, जब तक कि ये ना जाए, तो ये तो पहले इस यहाँ तक आ गया, ये आ गया, हाँ तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो कितना आ गया 2, इसका मतलब पहला टर्म इसका 2 है, नहीं समझे, दूसरा टर्म निकाल के दिखाइयो 2, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कब तक लिखी जाएगी, जब तक कि लास्ट में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ना जाए, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना आ गया बताओ, 2 ये हो गया, अब प्लस के फैक्टोरियल 2 2 2 हो गया, कुल मिला कितना बैठ गया 5 अपॉन 2, तो बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, a2 इतना आया और a1 इतना आया, ये तो वैसे दिखाई देगा 2 यहाँ तक बैठ गया ना, 2 से ज्यादा बैठ रहा, तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब जब पहला टर्म इसका 2 आया है और बाकी सब बढ़ते क्रम में आएंगे, तो ये वैल्यू 100% 2 2 से बढ़ी रहेगी। समझ में नहीं आई बात, तो मैं बस, तो हमने यहाँ कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू 2 2 से बड़ी है, 3 3 से कम है। अब तुम इसकी लिमिट ले दो, पूरे की लिमिट n की जगह इन्फिनिटी भर दो, तो इधर तो n है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही रहना, और जब इसमें लिमिट लगाओगे यहाँ बीच में, तो जो an होगा उसकी लिमिट ली जाएगी, फिलहाल हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ लिमिट लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें n है ही नहीं, बस ये तो प्रूफ करना था, तो शॉर्ट में कर दिया हमने बिना थ्रम के ही, समझ में नहीं आया, कर दो। और देखो बच्चों, देखिए अब हम कोची सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, समझ में आ जाए तो तब इंपॉर्टेंट है वरना फिर बेकार है। देखिए उसने क्या कहा, कोई सीक्वेंस दी जाएगी और तुमसे कहा जाएगा कोची सीक्वेंस है या नहीं है, तो तुम्हें करना क्या, उसने लिखा है ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कोची सीक्वेंस, अगर तुम कोई भी नंबर लीजिए एप्सिलॉन, तुम्हारी छूट है वो कुछ भी ले सकते हो एप्सिलॉन की वैल्यू, तो तुम्हें एक पॉजिटिव नंबर ढूंढ के दिखाना m, पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर ढूंढ के दिखाना m, कैसा, इस प्रकार का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना यहाँ पर, और m ढूंढ के दिखाना, और एप्सिलॉन तुम कुछ भी ले सकते हो, बस वो पॉजिटिव लेना तुम्हें। यहाँ an am का मतलब क्या है, सीक्वेंस में n और m ये लिखा, n कैसे लेना तुम्हें, n बड़ा लेना है किससे, m से, और m बताना कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा तब उसे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कैसे चेक करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए या तो डेफिनेशन ये लगा दीजिए या ये लगा दीजिए, 3 दिखे, इनमें से कोई सी भी लगा लीजिए, मैं ज्यादातर पहले से करता हूं, इनका इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं करना है कर लीजिए, ये रही, ठीक है। तो मैंने लिख दिए तीनों डेफिनेशन, ऐसा कहिए या ऐसा कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहली डेफिनेशन का इस्तेमाल करूंगा, फिर सुन लीजिए, यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू तुम कुछ भी लेनी है तुम्हें, बस तुम्हें यहां पर m ढूंढ के दिखाना है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, जिसमें n जो है वो m से बड़ा है, और m ढूंढ के दिखाना है। तो मैं एक सीक्वेंस लेता हूं, वही आसान सी सीक्वेंस जो हम हर बार लेते हैं, ये सीक्वेंस है, हमें देखना है ये कोई सीक्वेंस है या नहीं है। तो मैंने कहा मान लो हमारा m ऐसा है जो n से छोटा है या इक्वल है, तो m ढूंढ के दिखाना है मुझे कंडीशन के अनुसार, अब कंडीशन लगाओ, देन कंडीशन क्या है, एस एन माइनस एस एम की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल तो मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूं, तुम कहोगे 1/2 ले लो 1/3 ले लो, वो बाद में लेके दिखाऊंगा, फिलहाल मैंने एप्सिलॉन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू बताओ कितनी आई, 1 अपॉन एन, और यहाँ पे कितनी आ गई 1 अपॉन एम, और लेस देन कितना आ गया एप्सिलॉन, इसमें मोड के हिसाब से इसे तोड़ दूं या एप्सिलॉन बाद में लगाऊंगा, मैं ऐसा हटा दूंगा, एक मिनट को नहीं कंफ्यूज करेगा ये, एक मिनट को लिख लिया इतना। अब यहां ध्यान देना, यहाँ पर 1 अपॉन एन, अब प्लस मैंने लिख दिया 1 अपॉन एम, देखिए मोड Z1 माइनस Z2 हो, तो तुम इसे ऐसे लिख लो Z1 माइनस के Z2, और ट्राइंगल इंक्लूड लगा दो, जब प्लस में तोड़ते हैं तो ये चीज बढ़ जाती है, यही है माइनस के Z2, माइनस के Z2 का मोड या Z2 का मोड एक ही बात होती है, तो मैं चाहूं तो यहाँ पर मोड Z1 और प्लस के मोड Z2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं इस कंडीशन को इसी से तोड़ रहा हूं, इस मोड को तोड़ रहा हूं, मतलब बस 1 मिनट तक ध्यान देना। तो मैं यहां से लिख दिया 1 अपॉन एन, अब प्लस के 1 अपॉन एम, ये रहा, हमें पता है n और m दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसका मतलब यहाँ मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो हम यहां तक लिया है इसे एस एन माइनस एस एम, और लेस देन कितना आ गया 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एम,
मैं इसको यहां से हटाऊंगा, n हटाऊंगा यहां से, पूरे को कंडीशन को m में लाऊंगा क्योंकि मुझे m ढूंढना है। तो ध्यान दो, n m जो ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना कि m की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए। जरा इसको इधर ले जाना, 1/m, यहां आ जाएगा ये 1/n, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, 1/m बड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा और इससे बड़ी वैल्यू डालूंगा। तो ये तो मैं यही छोड़ रहा हूं, ये वाला, इसकी जगह इससे भी बड़ा वैल्यू डाल दिया, तो ये बताओ ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी छोटी होगी? कोई बात नहीं, 10 छोटा होता है 2+8 से कह दो, नहीं 3 से कह दो, ये बात सही है? ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 की जगह इससे बड़ा डाल दिया 4, और 8 में कोई चेंज नहीं करा, तो ये वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? और जब बड़ा डाल रहे हो तो बढ़ी गई है। तो यही बात हम यहाँ पूछ रहे हैं, हमें इस साइड में से n को हटाना है, m में लाना आंसर। तो मैंने कहा भी जब हमें ऐसी ये कंडीशन हमारे पास में है कि n बड़ा होना चाहिए m से, तो मैंने m को इधर ले आया, तो मुझे चल गया पता 1/m बड़ा है 1/n से, तो मुझे ये हटाना, तो इसकी जगह मैंने 1/m डाल दिया, तो ये वैल्यू और बढ़ गई। इन्हें समझ में नहीं आई बात? तो इसका मतलब मैं कहां तक ले आया, Sn माइनस Sm की वैल्यू लेस देन 2/m तक ले आया मैं। अब मुझे m ढूंढना था, लेकिन शर्त क्या थी वो सुन लो, 1 मिनट, बस 1 मिनट ध्यान देना। शर्त ये थी कि भाई तुम्हें Sn माइनस Sm की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लेनी है, ये वैल्यू इससे कम लेनी है। तो मैं कहूंगा ये वैल्यू, ये बात तब सही हो सकती है जब 2/m भी छोटा हो किससे, एप्सिलॉन से। इन्हें समझ में नहीं आई? भाई ये देखो एक बात, तो x छोटा है y से, ठीक है, हम कह रहे हैं x को हमें छोटा बनाना है एप्सिलॉन से, तो फिर इसका मतलब y भी छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से। ये बात सही है? ठीक जी, बस 1 मिनट और, इससे m निकालना तुम्हें, तो बताइए m की वैल्यू क्या लें? इसको इधर लाओ, तो यहां आ जाएगा 2/एप्सिलॉन और यहां आ जाएगा कितना m, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/एप्सिलॉन से बड़ी होनी चाहिए। सही है? तो बताना तुम्हें, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 लूं तो m का मान क्या होना चाहिए? बताओ, अगर m की एप्सिलॉन की वैल्यू मैं इतनी ले लूं, भाई मुझे बताओ ये जो है 1/2 से कम रहे, तो m की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? m की वैल्यू यहां पे रखो, यहां रखोगे तो 4, तो m की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन m है पॉजिटिव इंटीजर, तो 4 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन यदि किसने कह दिया यहां पर 3 लिया, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3, तो यहां 1/6 हो जाएगा, ये तो है। लेकिन थोड़ा ऐसा डालो जिससे कि ये कटे ना, कुछ और डाल दो। चलो जी, मैंने डाल दिया एप्सिलॉन की वैल्यू 1.1, ये। अब बताओ यहाँ कितना जाएगा, 2/1.1, ये तो आ जाएगा, या कह दीजिए 220/11 आ जाएगा। अब ये हमें पता है इंटीजर नहीं है ये, और m जो लेना है इससे बड़ा या बराबर लेना है, ये तो मतलब है। तो बताओ क्या लूं फिर m की वैल्यू, इससे डिवाइड करो, 2 ले सकते हो क्योंकि 2 इससे बड़ा आएगा, तो m की वैल्यू फिर 2 ले लीजिए। तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर तुम ढूंढ के दिखा दिया तुमने, m की वैल्यू की इससे बड़ी लेनी है बस। अब तुम चाहे एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी लेना, अगर ये कंडीशन ऐसा बन जाती है तो इसका मतलब ये कोची सीक्वेंस है, वरना नहीं है। अब इसका मतलब बता दूं क्या है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली अगर तुम समझना चाहते हो क्या कहना चाह रहा है ये तो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया जैसा क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा इसका मतलब है क्या। हाँ, ऊपर की नोट करनी पड़ेगी तो